गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के टॉपर्स टॉक के इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्ष फाउंडेशन के द्वारा एसएससी जेएससी 2023 में जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन लोगों के साथ एक टॉपर्स टॉक हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, जिसकी हमने एक सीरीज करी है। इसका लाभ ये है कि जिन लोगों ने इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करी है, एसएससी जेएसटी की परीक्षा में या फिर आईबीपीएस की परीक्षा में या फिर अन्य राजभाषा एवं अनुवाद अधिकारी के सेगमेंट की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जिन लोगों ने सफलताएं अर्जित करी हैं, उन लोगों के अनुभव से बाकी लोग भी रूबरू हो सकें, बाकी लोग भी उन लोगों के अनुभवों को जान सकें और ये जान सकें कि उन लोगों ने किस प्रकार से तैयारी करके और इन परीक्षाओं में सफलता हासिल करी है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं अ, सुश्री सिमरन सिंह जी। सिमरन सिंह जी पश्चिम बंगाल से रहने वाली हैं और वे पिछले वर्ष यानी कि एसएससी जीएसटी 2023 की परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 184 रैंक उन्होंने हासिल किया और उनको डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज, इस डिपार्टमेंट में वह कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पे चयनित हुई। तो सिमरन जी, आज के इस टॉपर्स टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं इस बेहतरीन, आशातीत और जबरदस्त सफलता। धन्यवाद सर। थैंक यू तो सर। जी, सिमरन सिंह जी, आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, कुछ परिचय देंगी आप, ताकि लोग आपके बारे में जान सकें आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से आपने तैयारी शुरू करी और कैसी अनुभूति आपको हो रही है, क्या महसूस हो रहा है आपको इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके, या कौन सा अटेम्प्ट था आपका, कितने वर्षों से आप इसकी तैयारी में लगी हुई? जी, मैं लगभग 2.5 वर्षों से इसकी तैयारी में लगी हुई हूँ और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में जो कट ऑफ के बराबर मेरे मार्क्स गए थे पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मैं ना चयनित हुए जो भी अभ्यर्थी थे उनमें मैं पहली थी। तो इसीलिए इस बार मेरा यह प्रयास रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूं। और मैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हूँ और मेरी जो पढ़ाई है मैंने इंग्लिश में ऑनर्स किया है। उसके बाद मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ही मास्टर्स किया है। तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी सिमरन जी एसएससी जीएसटी 2023 के एग्जाम के लिए, चूंकि आपने इससे पहले भी आपने प्रयास किया था और आप उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली थी। तो इस वर्ष क्या अलग किया आपने, ऐसा क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, किस रणनीति से आपने पढ़ाई करी, क्या विशेष अगर हम कहें जो आपने इस परीक्षा के लिए तैयारी करी? तो पिछले साल मैंने मॉक बहुत कम दिए थे, एक दो के लगभग मैंने मॉक दिए थे। पर मेरी जो तैयारी थी, जो मेरा बेसिक होता है वो मेरा क्लियर था। पर चूंकि मैंने मॉक नहीं दिया था तो उसकी वजह से हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कुछ प्रश्न छूट गए थे। तो इस बार मैंने अक्ष फाउंडेशन के काफी सारे मॉक टेस्ट दिए हैं। तो उससे मुझे लगता है कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ी है। तो इससे एक फायदा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी भी तैयारी कर ले, अगर आप मॉक नहीं देते हैं या फिर अगर आप अपना जो स्पीड है वो अगर आप मेंटेन नहीं करते तो फिर प्री में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। जी सर। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि लर्निंग एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो मॉक टेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं और कंडक्ट कर रहे हैं, उस मॉक टेस्ट के जरिए आपको एक तो ये फायदा हो जा रहा है कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चंस को कर रही हैं, कितना आपका समय लग रहा है, टाइम मैनेजमेंट, किस सेगमेंट में ज्यादा समय आपको देना पड़ रहा है, किस सेगमेंट में आपको कम समय देना। क्योंकि हम लोग पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं एसएससी जीएसटी का जो पेपर हो रहा है उसमें खासकर से कि जैसे इंग्लिश के 100 क्वेश्चन है तो 100 में लगभग 40-45 क्वेश्चन जो हैं वो आपके रीडिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्लोज टेस्ट से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि सामान्यतः अन्य प्रश्नों की तुलना में थोड़ा अधिक समय लेते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट करती हैं तो शायद वो जो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में आपने करना है वह आप मॉक टेस्ट के दौरान उसके ऊपर आपकी थोड़ी कमांड हो जाती जी सर। है। चलिए, बहुत अच्छी बात जैसे है।
एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हम करते हैं तो हम तो पढ़ाई करते हैं, जो भी स्टूडेंट है, जो भी अभ्यर्थी है, वो पढ़ते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि किस पार्ट में कितना वक्त देना है। तो ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट देने से ही समझ आती है कि आपको किस पार्ट में कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए, आपका कौन सा पार्ट जो है वो वीक है। तो जो पार्ट वीक रहेगा आप उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, ताकि आपको मॉक देते वक्त उसमें कम समय लगे और आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकें। सिमरन जी, आप पश्चिम बंगाल में रहती हैं। पश्चिम बंगाल एक हिंदीतर भाषी प्रदेश माना जाता है, जहाँ की ज्यादातर जनसंख्या के द्वारा बंगाली भाषा बोली जाती है। तो आपने जो आपकी बचपन से शिक्षा दीक्षा हुई, क्या वह बंगाली भाषा में हुई और हिंदी आपने एक अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ा? और यदि ऐसा है तो फिर ये हिंदी में इतनी रुचि और फिर हिंदी के क्षेत्र में कैसे आपको लग रहा है कि आप यह सामंजस्य बिठा पाएंगी भाषा को? सर, मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पर भाषा को लेकर के बहुत विविधता है। मेरे घर में हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मगही, ये सभी भाषाएं बोली जाती है। तो मैं यहाँ पे जब बचपन से मैंने ये सभी भाषाएं सुनी, बोली, और अभी के वक्त में मैं हिंदी, इंग्लिश और बंगला अच्छे से बोल लेती हूँ। हिंदी मेरी मातृभाषा रही है, पर बंगला भी मैंने सीखा है क्योंकि मेरा जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो बंगला के प्रति भी अ, मेरा एक मेरी एक रुचि भी रही है और एक समर्पण भी रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ। और हिंदी चूंकि मेरी मातृभाषा है तो इसको लेकर के तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा था कि हिंदी को लेकर के अगर मैं कुछ कर पाऊँ, या भाषा को लेकर अगर भविष्य में कुछ कर पाऊँ, तो मेरे लिए काफी अच्छा साबित होगा। जी। ये जो आपका सफर रहा, अगर हम एक बात करें तो अक्टूबर में आपकी परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, पेपर 1 की एसएससी की। और आप हमारे साथ उससे लगभग 2 या 3 महीने पहले जुड़ी थी आज फाउंडेशन के साथ। और उसके पश्चात फिर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया और पेपर 2 के लिए फिर अनुवाद अभ्यास जो हमने बहुत ही इंटेंसिव स्तर पे किया था, जिसका हमने ये पैटर्न शुरू किया कि आप अनुवाद करें, आप निबंध लिखें और फिर उस अनुवाद और निबंध को हम लोग इवेलुएट करेंगे, उसके ऊपर मार्किंग देंगे, फीडबैक देंगे। तो इस पैटर्न का और इस पूरी प्रिपरेशन में ये जो एक तरह से हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज चलाई ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा जी प्लेटफॉर्म हमें सर। मिल गया ऑनलाइन माध्यम से कि आप आसनसोल से हैं, हम कहीं और हैं, अन्य मेंटर्स कहीं और बैठे हुए, अलग अलग पूरे देश में कह सकते हैं कि हमारे साथ में जम्मू, पंजाब और नीचे केरला से भी बहुत सारे छात्र जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, सफल भी हुए हैं इस वर्ष एसएससी जीएसटी की परीक्षा में। जैसा कि आपको पता ही है कि कुल 36 स्टूडेंट्स जो है वह चयनित हुए हैं, जो अक्स फाउंडेशन के साथ में तैयारी कर। तो इस पूरी प्रक्रिया का क्या लाभ मिला आपको, किस प्रकार से आपने इसका फायदा उठाया? और एक ये प्रश्न कि इन परीक्षाओं की तैयारी में जो मेंटरिंग है, जो मेंटरशिप है, इसका कितना लाभ मिल सकता है, इसकी कितनी आवश्यकता है? सर, इस परीक्षा की तैयारी कुछ लोग खुद से करते हैं, कुछ लोग मेंटरशिप में करते हैं इसकी तैयारी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई मेंटर है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। आप कहाँ पर चूक रहे हैं, कौन सा सेक्शन है जहाँ पर आप थोड़े ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसे सर, मैं पहले जब पेपर 2 की तैयारी करती थी तो मुझे काफी कुछ नहीं पता था। जैसे कि जब हम कोटेशन देते हैं तो कोटेशन किस तरह से फ्रेम करना चाहिए, कितना कोटेशन हम लिख सकते हैं, पैसेज का साइज कितना होना चाहिए, पैराग्राफ को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे। तो इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि अगर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम है तो उससे बहुत सहायता मिलती है। और अक्ष फाउंडेशन के मैंने बहुत सारे पेपर 2 के लिए मॉक टेस्ट दिए थे, और ये मेरे लिए काफी कारगर साबित हुआ। पिछली बार से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगभग 15 से 18 नंबर ज्यादा मिले हैं पेपर 2 में। तो इसमें अक्ष फाउंडेशन का मार्गदर्शन था, सर आपका था, आप लोगों का था, और मेरी मेहनत थी इसमें, जो कि आपकी गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने की थी। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए काफी लाभदायक साबित हुआ। जी सर। सामान्य तौर पे कुछ लोग ये कहते हैं कि पेपर 1 ज्यादा महत्व, ज्यादा मायने रखता है आपके अंतिम चयन में। कुछ लोगों की ये राय होती है कि पेपर 2 ज्यादा मायने रखता है अंतिम चयन में। तो आपके अनुसार इन दोनों में किसके ऊपर ज्यादा फोकस करके हमें चलना चाहिए, और किसकी तैयारी ज्यादा म, मुश्किल, मतलब ज्यादा समय हमें किसको देना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को? तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही बराबर रूप से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों 200 200 मार्क्स के होते हैं।
पेपर वन देखा जाए तो काफी हद तक हमारे हाथ में होता है। अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे और मॉक टेस्ट अगर देंगे तो हम एग्जाम हॉल में जा करके सीबीटी मोड में जो होता है वहां हम उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर होता है। और पेपर टू में क्या है कि आपको कैसा ऐसे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, आपका माइंडसेट उस वक्त किस तरह का होगा, आप कितना प्रेशर ले पाएंगे, आपने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं, आपको कितने कोटेशंस याद हैं, आप किस तरह से उसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या आप किस तरह से एक ऐसे को डिवाइड कर सकते हैं, या आप अपने जो भी आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको आप किस तरह से ला सकते हैं, ये सभी चीजों पर निर्भर करती है। तो कुछ लोगों की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है तो उनके लिए मैं बोलूंगी पेपर टू काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन पेपर वन अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो उससे ये होता है कि पेपर टू के लिए डर थोड़ा कम हो जाता है, तो हम अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम में जा करके बैठ के दे सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बस यही है। सिमरन जी, पेपर टू के लिए पिछले वर्ष हम लोगों ने एक अनुवाद अभ्यास नामक पुस्तक को कंपाइल किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 200 से अधिक ऐसे पैसेजेस, जिस तरह के पैसेजेस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन लोगों का हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही, मतलब हिंदी पैसेज और उसका ट्रांसलेटेड वर्जन, इंग्लिश पैसेज उसका हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन, ये हम लोगों ने एक बुक में कंपाइल किया। उसके साथ में हम लोगों ने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियों का हिंदी और उसका इंग्लिश में जो भी समतुल्य, इंग्लिश में समतुल्य जो उसके फ्रेज है, तो इस तरीके से हमने एक पूरा एक कंपाइलेशन किया था, जिसमें कि हम लोगों ने वन लाइनर ट्रांसलेशन के भी बहुत सारे पैसेजेस थे, मतलब उसके कंटेंट थे, और उसके साथ में प्रशासनिक शब्दावली भी बहुत सारी थी। तो इसको मिला करके कंपाइलेशन किया था, जो कि काफी ज्यादा, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने उसे लिया, और मतलब काफी ज्यादा उसकी डिमांड भी हुई। और उसका पहला एडिशन खत्म हो गया, अब मेरे पास है नहीं, हमारे पास है नहीं कि हम उसे दे सकें। उसका दूसरा एडिशन ऑलरेडी अंडर पब्लिकेशन, अंडर प्रिंटिंग है। तो व्यक्तिगत तौर पे यदि मैं आपसे पूछूं कि पेपर टू की तैयारी के दौरान उस पुस्तक से क्या आपको कुछ लाभ लगा, मिला, और यदि मिला तो एक ये संदेश कि कैसे उस पुस्तक से अधिक लाभ, यदि कोई किसी अभ्यर्थी के पास वो पुस्तक है तो कैसे वह उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं उस पुस्तक। सर पेपर टू के दौरान मैंने वो पुस्तक पढ़ी थी। उसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर टू के क्वेश्चंस थे, जो ट्रांसलेशन था, मतलब उसके क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसका ट्रांसलेशन किया गया था हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो मैं कभी कभी जब पिछले साल की ट्रांसलेशन करती थी घर में बैठ करके, तो ट्रांसलेशन करके मैं उससे मिलाने की कोशिश करती थी, और मैं देखती थी वो कितना सटीक बैठ रहा है, जिस तरह से मैंने ट्रांसलेट किया है, जिस तरह से मैंने अनुवाद किया है, उस हिसाब से मिलाकर देखती थी कि उससे कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उससे काफी मुझे सुविधा हुई देखने के लिए कि मेरा किस तरह का स्तर है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वो भी अगर कोई अभ्यर्थी पढ़ेगा तो मुझे लगता है उसको पेपर वन में काफी मदद मिलेगी उससे। इसके अलावा उसमें काफी सारी प्रशासनिक शब्दावली दी गई है, वन लाइनर ट्रांसलेशन है, तो वो भी काफी मददगार रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में अनुवाद के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसके लिए ये पुस्तक काफी मददगार साबित हो गई, काफी मददगार साबित होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो मुझे काफी अच्छी लगी पुस्तक। ठीक है सिमरन जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगी आपके, हमारे जो अन्य साथी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, जो लगातार निरंतर प्रयासरत हैं, उन लोगों की तैयारियों, उनको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, आपका क्या संदेश उनके लिए रहेगा। पहला तो बेसिक मजबूत करना चाहिए, जो भी ग्रामर क्वेश्चन है वो अच्छे से करना चाहिए। ग्रामर व अनुवाद का जो क्वेश्चन है उसके बाद आता है, लेकिन पहले आपको ग्रामर या व्याकरण उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वर्तनी की जो भी अशुद्धि आपकी होती है आप उस पर ध्यान देंगे तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा परीक्षा के समय। और पेपर टू के लिए आप अपने जो सोच का दायरा है उसको बढ़ाएं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात अगर आप किसी की गाइडेंस लेते हैं, किसी के सानिध्य में अगर आप तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है तो वो व्यक्ति अगर आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो आपकी जो एक्सपीरियंस है उसमें उस व्यक्ति का एक भी एक्सपीरियंस ऐड होता है। तो भविष्य में ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगा किसी भी परीक्षा के लिए। बिल्कुल सही कहा सिमरन जी आपने। अ, कभी भी जो हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लाइफ में किसी भी सफलता, किसी भी सक्सेस को पाने के लिए
यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो यह एक तपस्या की तरह होता है। और ये तपस्या निरंतर हमें करनी पड़ती है। कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक होती है। बिना कंसिस्टेंसी के हम सफलता हमें मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। लगभग हम कह सकते हैं कि असंभव है। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो आपको इस सफलता के लिए एक बार फिर से ढेर सारी बधाई। और आप आगे एक बार जब आप अनुवाद अधिकारी के पद पे आप पदस्थ हो जाएंगे, पदासीन हो जाएंगे, तो उसके आगे भी आप निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यह तो एक पड़ाव है। अभी आगे बढ़ते जाना है। लहरों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। तो इसके लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है, प्रयास करते जाना है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, और आपके गाइडेंस के लिए भी आपको धन्यवाद। मेरे मेरा जो चयन हुआ उसमें मैं बोलती हूँ कि पेपर 2 के लिए खास करके यश फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके लिए आपको धन्यवाद सर।